Good morning, students. Students, welcome to the SP Smart Hybrid Schooling System. Students, as you know कि आपका एग्ज़ाम जो है 15 Feb को आने वाला है, तो अब आपके पास जो डेज बचे हैं वो नियर अबाउट हम 30 डेज ही मानते हैं उसको कि हमारे पास 30 डेज लेफ्ट है। अब इन 30 डेज में हम क्या स्ट्रैटेजी बनाएं कि हमारा 100% जो है अकाउंट्स में स्कोर हो जाए। अब उसके लिए एक स्ट्रैटेजी जो है मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। सब बच्चे इस स्ट्रैटेजी को ध्यान से समझेंगे। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि पेपर हमारा कितने मार्क्स का पेपर होता है। तो बच्चे मैक्सिमम मार्क्स जो हैं अकाउंट्स के पेपर के वो 80 मार्क्स होते हैं, ठीक है। 80 मार्क्स में हमारा पेपर होगा तो दो पार्ट में पेपर आएगा, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए कंपलसरी है सब बच्चों को अटेम्प्ट करना, कंपलसरी है आपको। पार्ट बी में हमारे पास दो पार्ट्स आते हैं। एक आता है हमारे पास एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, सेकेंड वन इज़ कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ उसको मैं। तो हमें एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट अटैम्प्ट करना होता है, तो दोनों में से कोई एक पार्ट अटैम्प्ट करना होता है, तो हम मोस्टली एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ही अटैम्प्ट करते हैं। तो अब पेपर जो है उसमें हमने करना क्या है, मतलब कि क्या स्ट्रैटेजी बनानी है कि हमारे जो है स्कोर ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। तो सबसे पहले हमारी स्ट्रैटेजी होती थी प्रीवियस 5 ईयर्स पेपर्स। हमें प्रीवियस सबसे पहला हमारा काम हो गया प्रीवियस 5 ईयर पेपर सॉल्व करना। अब मीटू से 24, 23, 22, 21, 20 एंड 19 बच्चे, ये आपको 1 2 3 4 5 ये 5 ईयर्स के पेपर एंड दिस वन 6 ईयर। तो हमें 5 ईयर से करने हैं। तो 20 से लेकर 24 तक जो भी हमारे प्रीवियस ईयर के पेपर्स हैं सबसे पहले आपको ये सॉल्व करने हैं। अब सर 30 डेज है, तो इन पेपर्स को सॉल्व करने के लिए कितना टाइम लगेगा? तो बच्चे आपको इसको 7 डेज के अंदर फिनिश करना है। 7 डेज में आपने ये अपने प्रीवियस ईयर्स के जो 5 पेपर्स हैं वो अपने सॉल्व करने हैं, चाहे वो एनुअल के हैं, चाहे बायनुअल के हैं, चाहे कश्मीर डिवीज़न के हैं, चाहे वो जम्मू डिवीज़न के हैं। तो आपका सबसे पहले स्ट्रैटेजी होगी कि मुझे प्रीवियस 5 ईयर पेपर सॉल्व करना है विद थ्योरी पार्ट। थ्योरी इनकी अच्छी तरीके से आपने प्रिपेयर करनी है। तो पहला हमारा टारगेट हुआ प्रीवियस 5 ईयर पेपर्स। अब हमारे पास डेज लेफ्ट रह गए 23 डेज। अब हम आते हैं सिलेबस पर। सिलेबस में देखिए बच्चे, पार्टनरशिप के फीचर, पार्टनरशिप डीड, प्रोविजन ऑफ द पार्टनरशिप एक्ट 1932 इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, फिर ये फिक्स्ड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल्स, प्रिपरेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, डिवीजन ऑफ प्रॉफिट अमंग पार्टनर्स, पास एडजस्टमेंट, ये आपके फर्स्ट चैप्टर में ये टॉपिक्स आते हैं। तो 2 डेज़ का ये टारगेट है हमारा, क्योंकि ये इतने लेंथी टॉपिक नहीं है, आपने इसको बड़े अच्छी तरीके से पढ़े हैं। तो जब आप इसको 2 डेज़ में आप इनको टारगेट रखना है कि 2 डेज़ के अंदर मेरे को ये जो है प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट हो गया, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, करंट अकाउंट हो गया, जो ड्राइंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालना हो गया, इंपॉर्टेंट है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये टॉपिक्स आपको अच्छे तरीके से आने चाहिए। इंटरेस्ट ऑन लोन हो गया आपको। तो ये जो टॉपिक्स हैं ये आपने अच्छी तरीके से प्रिपेयर कर लेने हैं। और पास एडजस्टमेंट, तो इनके लिए आप में टारगेट रखना है 2 डेज़, क्योंकि 2 डेज़ में आपके पास ये फिनिश हो जाएंगे। अब हमारा गुडविल वाला चैप्टर है, ये 1 डे का चैप्टर है, क्योंकि इसमें हमने गुडविल का जो ट्रीटमेंट है
कि गुडविल किन किन तरीक़ों से निकाली जाती है, ठीक है, तो वो पढ़ना है। तो इसमें ज़्यादा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन नहीं है, आपको पता ही है। इसमें तो 3 तो मेथड है, एक एवरेज प्रॉफिट मेथड है, एक सुपर प्रॉफिट मेथड है, एक कैपिटलाइजेशन मेथड है। तो ये 1 डे का टॉपिक है हमारा। एंड लास्ट वन ये सैक्रिफाइसिंग रेशियो, न्यू रेशियो निकालना, गुडविल का ट्रीटमेंट जो है, और रीवैल्यूएशन अकाउंट, ये ट्रीटमेंट ऑफ एसेट्स, रीअसेसमेंट ऑफ प्रॉफिट, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल अकाउंट्स एंड प्रिपरेशन ऑफ बैलेंस शीट। तो सेम ये 1 डे का टॉपिक है आपका। 1 डे में 1 और 2 डेज़, इसको हम चलो 2 डेज़ मान लेते हैं कि सर 2 डेज़ हमारा इसमें लग जाता है। तो मैंने इसका टारगेट ले लिया आपका 5 डेज़। 5 डेज़ में हमें इनको फिनिश करना है। अब हमारे पास डेज रह गए 18। नेक्स्ट रिटायरमेंट एंड डेथ, 10 मार्क्स का ये चैप्टर है। तो रिटायरमेंट और डेथ जो है, जब आपने 3rd चैप्टर अच्छी तरह पढ़ लिया, आपको पता चल गया 3rd और 4th चैप्टर, आपने एडमिशन अच्छी तरीके से पढ़ ली, आपने 3rd चैप्टर अच्छी तरह पढ़ लिया, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, तो रिटायरमेंट और डेथ में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसमें अब मेन क्वेश्चन कौन से आ गए सर? गुड गेनिंग रेशियो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो, गुडविल का ट्रीटमेंट, इसमें से क्वेश्चन आता है बच्चे आपको, ठीक है। फिर रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना, बैलेंस शीट बनाना, ये आसान सा क्वेश्चन है आपके, और एक लोन अकाउंट वाले क्वेश्चन हैं, ये अच्छी तरीके से करने हैं। तो डेथ और रिटायरमेंट सेम ही होते हैं ऑलमोस्ट, तो इसको हम 3 डेज़ का टारगेट मानते हैं कि सर अब हम 3 डेज़ में इसको फिनिश करेंगे। तो ज़्यादा बड़ा काम नहीं है इसमें, तो 3 डेज़ इसको हम मान के चलते हैं। तो हमारे पास अब 15 डेज़ बचे हैं। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ एक और आ गई जो आपको मेरे को बतानी है कि थ्योरी 40 to 50% आती है, 40% to 50% हमें थ्योरी आ जाती है। तो 40 to 50% अब हमारा क्या हो गया सर? प्रैक्टिकल। कभी कभी थ्योरी ज़्यादा हो जाती है, प्रैक्टिकल कम हो जाता है, पर हम एवरेज मानते हैं 40-50% थ्योरी, 40-50% प्रैक्टिकल। तो थ्योरी पार्ट मैंने आपको बता दिया कि अगर हम प्रीवियस 5 years पेपर्स प्लस ये जो टॉपिक दिए गए हुए हैं हमें सिलेबस में, ये कर लेंगे तो थ्योरी पार्ट हमारा यहाँ से कवर हो जाएगा। तो इट मीन टू से कि प्रैक्टिकल जो है वो ये चैप्टर आपका इंपॉर्टेंट है, रिटायरमेंट और डेथ, यहाँ से प्रैक्टिकल आने के चांसेस हैं। और जो आपका गुडविल वाला चैप्टर है और आपका जो फर्स्ट चैप्टर है उसमें से प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट हो गया, पास एडजस्टमेंट हो गया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो गया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया, इंटरेस्ट ऑन लोन हो गया, ये चैप्टर अच्छी तरह कर देने। गेनिंग रेशियो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो आपको निकाल लेनी चाहिए, ठीक है। गुडविल का ट्रीटमेंट आना चाहिए रिटायरमेंट के टाइम पर, डेथ के टाइम पर, और आपको पार्टनर्स लोन अकाउंट हो गया, रीवैल्यूएशन अकाउंट हो गया, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हो गया, और जो एडजस्टमेंट वाले क्वेश्चन हैं वो आपको अच्छे तरीके से आना चाहिए। तो अब मैं अगर डिसोल्यूशन की बात करूं तो डिसोल्यूशन 10 मार्क्स की है बच्चे। इसमें मोस्टली जर्नल एंट्रीज आती हैं, इसमें मोस्टली इनकी जर्नल एंट्रीज पूछी जाती हैं, या तो इनके कैपिटल अकाउंट या कैश बैंक अकाउंट या इनके रियलाइजेशन अकाउंट, इसके रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है। पर मोस्टली इसके क्वेश्चन जो आते हैं वो जर्नल एंट्री बेस्ड आते हैं। तो 2 डेज़ में आपको ये टॉपिक इतना लेंथी नहीं है, जिसकी रिटायरमेंट डेथ होगी, डिसोल्यूशन में ज़्यादा ट्रीटमेंट है ही नहीं इसमें। तो इसमें सिर्फ हमें जो है रियलाइजेशन अकाउंट जब हमें बनाना आ गया तो हम जर्नल एंट्रीज खुद कर सकते हैं। तो 2 डेज़ एनफ है इनके लिए, आप इसको 2 डेज़ में फिनिश कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट चैप्टर पे आते हैं बच्चे, दैट इज़ शेयर अकाउंटिंग ऑफ शेयर कैपिटल। तो बच्चे 15 मार्क्स का चैप्टर है। इसमें आपको मैंने बताया था, एक तो शेयर की सिंपल एंट्रीज जो होगी, एक एरियर की एंट्री जो होगी, एक एडवांस की एंट्री जो होगी, एक फॉरफीचर वाले क्वेश्चन जो होगी, और एक रीइश्यू वाले क्वेश्चन जो होगी। तो बच्चे अगेन 1 और 2 डेज़ एनफ इन टॉपिक्स के लिए, 1 और 2 डेज़, क्योंकि ये वाली एंट्रीज हमें अच्छी तरीके से आती हैं। सिंपल एंट्रीज होगी, एरियर वाली एंट्री होगी, एडवांस वाली एंट्री होगी। प्रॉब्लम आती है फॉरफीचर और रीइश्यू की। तो अगर हम 1 डे में इसको अच्छे तरीके से प्रिपेयर करें तो ये एंट्री सॉल्व हो जाती है, क्योंकि हमने प्रीवियस 5 years में इसको अच्छे तरीके से सॉल्व कर लिया होगा। तो 1-2 डेज़ इज़ एनफ फॉर दिस टॉपिक। अब इसमें आपको ध्यान देना है कि थ्योरी पार्ट भी आ सकता है इसमें से, थ्योरी अच्छी तरीके से पढ़ लेनी है इसकी, ठीक है। नेक्स्ट अगर टॉपिक पे आ जाऊँ मैं, तो डिपेंचर्स, जिसको शेयर आ गया, डिपेंचर्स भी उसको आ गया। अब डिपेंचर्स में टॉपिक कौन से इंपॉर्टेंट है जो पूछे जाते हैं? एक इशू ऑफ डिपेंचर इन द टर्म्स ऑफ रिडम्पशन, ये वाला टॉपिक इंपॉर्टेंट है आपका। कोलेटरल सिक्योरिटी वाला टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है आपसे। और थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन इसमें से आ सकते हैं आपको। और रिडम्पशन ऑफ डिपेंचर्स में से हमें ज़्यादा लमसम मेथड वाला क्वेश्चन जो है
ये पूछे जाते हैं। और एक हमें क्वेश्चन जो है सबसे इम्पोर्टेंट है कन्वर्जन वाले क्वेश्चंस, तो इनको अच्छी तरह से कर लेना आप। तो अगेन 10 मार्क्स का डिपेंचर चैप्टर है, जिसको शेयर हो गया डिपेंचर से उसके लिए प्रिपेयर हो गया। 1 to 2 डेज इसको हम टारगेट लेके मानते हैं। तो अब हमारे पास जो डेज लेफ्ट है 11 डेज लेफ्ट है, मैं इसको 11 डेज मान लेता हूँ कि 11 डेज हमारे पास अब बचे हुए हैं। तो अब कुछ नहीं है, अब आपका समझ लो कि सारा टॉपिक प्रिपेयर हो चुका हुआ है। अब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस में आ जाएंगे। तो इसमें बच्चे सिंपल है, आपको एक बैलेंस शीट, इसमें बच्चे आपने बैलेंस शीट को अच्छी तरीके से समझना है। इसकी हेडिंग्स, मेजर हेडिंग्स आपको आनी चाहिए। इसमें से आपको 3 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है बैलेंस शीट। तो ये तो आप अगर तैयार करोगे तो 2 आवर्स या 3 आवर्स में इसको आप प्रिपेयर कर सकते हो। तो इस टॉपिक के लिए मैं इनको ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि रेशो है थोड़ी सी आपको टफ, बाकी ये थ्योरी पार्ट है, तो 2 डेज हम इसको मान लेते हैं कि 2 डेज में हम इसको फिनिश कर लें रेशोज़ को, विद रेशोज़। तो आपको रेशोज़ अच्छी तरीके से करनी है, लिक्विडिटी रेशो, सॉल्वेंसी रेशो, एक्टिविटी रेशो, प्रॉफिटेबिलिटी रेशो। कुछ नहीं है, फॉर्मूलेस अच्छे तरीके से आने चाहिए, और आपको जो क्वेश्चंस मैंने बताए थे आपने वो अच्छी तरीके से प्रिपेयर करने हैं। तो हमारा ये टारगेट भी पूरा हो जाएगा। एंड लास्ट टॉपिक इज कैश फ्लो स्टेटमेंट। अब कैश फ्लो स्टेटमेंट में हमें एक तो मीनिंग, ऑब्जेक्टिव, प्रिपरेशन ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट, मोस्टली थ्योरी और प्रैक्टिकल में और आता है, मोस्टली आता है, हमेशा नहीं आता, कभी कभी आ सकता है। तो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में भी मैंने आपको बताया था कि एडजस्टमेंट वाले जो डेप्रिसिएशन की एडजस्टमेंट थी, प्रॉफिट एंड लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट जो थी, डिविडेंड और टैक्स वाले जो क्वेश्चन थे वो हम करेंगे। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट को अगर 2 डेज हम दे देते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, तो तब भी हमारे पास 8 to 9 डेज बच जाते हैं रिविजन्स के लिए जो हमने पढ़ा हुआ है। तो अगर हम ये स्ट्रैटेजी फॉलो करें तो हम देखेंगे कि हमारा सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा और हमारे पास 8 to 9 डेज लेफ्ट रह जाएंगे, जिससे हमारे जो है हम रिवीजन अच्छी तरीके से कर सकते हैं। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जो 8 to 9 डेज रह जाएंगे, इसमें भी मैंने आपको एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए बुकलेट देनी। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की एक आपको मैं बुकलेट टाइप, या मैं आपको एक वीडियो और सेंड करूंगा जिसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपका डिस्कस करूंगा। आपने वो वीडियोस भी देख लेनी है, और उसके बाद जो फाउंडेशन ब्लॉक के क्वेश्चंस हैं वो अपने अच्छी तरीके से प्रिपेयर करने हैं, प्लस प्रीवियस ईयर पेपर्स मैंने आपको बता दिए वो अपने अच्छी तरीके से प्रिपेयर करने हैं। अगर ये स्ट्रैटेजी हम बना के चलें तो मुझे लगता है कि कोई भी बच्चा जो है 80 में से 75 प्लस से नीचे मार्क्स नहीं ले सकता। तो आई होप आपको ये स्ट्रैटेजी समझ आई होगी। थैंक यू स्टूडेंट्स।